कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में भी ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे विज्ञान की। विद्यालय की तरह हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। फिर क्लास 6 में पढ़ेंगे भोजन और भोजन के स्रोत भाग 1। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग रेशों से वस्त्र तक भाग 2 की पढ़ाई करेंगे। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। उसके बाद क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु, और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था। और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा ना दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था।
मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। मीना और उसके दोस्त स्कूल से घर वापस जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में कुछ बहुत अद्भुत देखा। उन्होंने देखा कि चींटियों की एक लंबी सेना चलकर जा रही थी। सब लोग नीचे झुककर चींटियों को बड़े ध्यान से देखने लगे। बहुत सी चींटियां चावल और बाजरे के कुछ दाने लेकर जा रही थीं। अरे अरे, ये चावल का दाना उठाकर ले जा रही हैं। चींटियां भी क्या चावल का दाना खाती हैं? और क्या मीना, इस दुनिया के सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए। अरे वाह, इतनी छोटी सी चींटी कैसे खाना खाती होगी, मुझे जानना है। चलो अभी देख लेते हैं। इब्राहिम ने तुरंत अपने बस्ते से लेंस निकाला और सभी मिलकर चींटियों का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा चींटियां एक जगह रुक गईं। लेंस की मदद से वे चींटियों को बहुत करीब से देख पाए और उनको खाना खाते देख बहुत उत्साहित हो गए। उनमें से एक चींटी चावल का दाना कुतर रही थी तो दूसरी एक कीड़े को। चींटियों को खाना खाते देखना कितना अद्भुत था। कल जाकर सभी दोस्तों को बताएंगे। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इतनी छोटी सी चींटी इतना सब खा लेती है। इतने में मैडम कक्षा में आई और सारी बातें सुनी। वाह बच्चों, तुम सबने तो बहुत अच्छे से अवलोकन किया। मैडम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर पूछो। मेरी गाय तो सिर्फ चारा खाती है, वह चींटी की तरह कीड़े क्यों नहीं खाती? इसका जवाब हम एक खेल से ढूंढेंगे। क्या सब तैयार हैं? जी हाँ मैडम। सभी बच्चे कक्षा के बीच एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। मैं सभी बच्चों को एक पर्ची दूंगी। हर पर्ची में एक भोजन का नाम है, जैसे दाल, आलू, चिकन करी, बिरयानी, सेवइयां, पनीर भुर्जी इत्यादि। हर एक बच्चे को एक पर्ची दी गई जिसमें किसी एक प्रकार के भोजन का नाम लिखा था। अगर उस भोजन की सामग्री पौधे से मिलने वाले संघटक हैं, तो आप सब दाईं तरफ निकल आएं। अगर उस भोजन के संघटक जंतुओं से मिलने वाले हैं, जैसे अंडा, दूध इत्यादि, आप सब अपनी बाईं तरफ निकल आएं। और अगर कोई भोजन को बनाने में पौधों और जंतु दोनों स्रोत से जुड़ी सामग्री है, तो आप बीच में ही रहें। 1, 2, 3। मैडम के 3 बोलते ही कक्षा में कुछ बच्चे दाईं तरफ कूद गए, कुछ बच्चे बाईं तरफ और कुछ अपनी ही जगह कूदे। सभी बच्चों को कूदने में बहुत मजा आया। सोहन, इब्राहिम व कुछ और बच्चे थे दाईं तरफ, मोहन और अमीना बाईं तरफ और मीना एवं कुछ साथी बीच में खड़े थे। इस प्रकार
कक्षा में 3 समूह बन गए। पहले समूह में सबके पास ऐसे भोजन की पर्ची थी जिसका स्रोत पौधे होते हैं। दूसरे समूह में वो बच्चे थे जिनके पास पौधे और जंतु स्रोत वाले भोजन की पर्चियां थीं, और तीसरे समूह में केवल जंतु स्रोत वाले भोजन की पर्चियां थीं। जैसे सोहन को दाल, इब्राहिम को मिला आलू का नाम, मोहन को चिकन करी, मीना को पनीर भुर्जी का नाम मिला और अमीना को उबला अंडा। तो हमारा भोजन 2 प्रकार के स्रोत से मिलता है। हर जीव जंतु के लिए खाना जरूरी है तथा यह जीव जंतु अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। ऐसे जीव जो सिर्फ पौधों से मिलने वाली चीजों को खाते हैं, जैसे सब्जियां, फल, दालें, उनको शाकाहारी कहा जाता है। ऐसे जीव जो जंतुओं का मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। और जो जीव दोनों यानी पौधे और जंतुओं का मांस खाते हैं, उनको सर्वाहारी कहते हैं। तो मतलब मेरी गाय शाकाहारी है और वो चींटी सर्वाहारी? बिल्कुल सही समझा मीना। मैडम, हमें दूध, घी और मक्खन भी तो जंतुओं से मिलता है, तो क्या यह सब खाने वाले लोग भी मांसाहारी होते हैं? ये तुम खुद पता करो और हम सबको बताना। आज मैं घर जाकर सबको बताऊंगा कि मैंने खाने के अलग अलग स्रोतों के बारे में पढ़ा और जाना कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी क्या होता है। सबसे पूछताछ करूंगा कि कौन मांसाहारी है, कौन शाकाहारी और कौन सर्वाहारी है। क्या अपने पालतू कुत्ते से भी पूछताछ करोगे? हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। रेशों से वस्त्र तक। इस कहानी के उद्देश्य हैं वस्त्र तक, रेशों के प्रकार, रेशम के कीड़ों, कितनी ठंड है, आप ऊनी कपड़े पहन लीजिए। आप लोगों को पता होगा कि ऊन के कपड़े कौन से जानवर के बालों से बनते हैं? क्या आपको ये पता है कि सबसे मुलायम और चमकीला रेशा कौन सा है? सही सोचा आप सबने, रेशम। क्या रेशम भी एक जानवर रेशा होता है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। रीना और माया अपनी छुट्टियों में अपनी दादी माँ के घर गई हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों बहनें क्या कर रही हैं। माया को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और रीना को प्रकृति में बाहर कुछ नया खोजने का। वो देखिए, रीना वहां पेड़ों के पास कुछ देख रही है। यह क्या है? लगता है ये तितलियों की इल्लियां हैं। दीदी से पूछती हूँ, उनको पता होगा। दीदी, माया दीदी, यहाँ तो आइए। क्या हुआ रीना? देखो दीदी, ये कितनी सारी तितलियों की इल्लियां हैं। रीना, ये सारे शहतूत के पेड़ हैं। देख, ध्यान से देख। पिछले साल जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी यही गलतफहमी हुई थी।
तब दादी ने बताया था कि ये शहतूत के पेड़ हैं और इन पर रेशम के कीट होते हैं। रेशम के कीट? अच्छा, नाम से लगता है कि वे शायद रेशम के कपड़े जैसे होते हैं, मुलायम और चमकीले। रीना, रेशम का कीट रेशम का रेशा बनाता होगा। जैसे ऊन का धागा हमें भेड़ों के बालों से मिलता है, वैसे रेशम का रेशा हमें इन कीटों से मिलता होगा। वो देख, शहतूत भी तो लगे हुए हैं। रीना देखती है और एक शहतूत तोड़ के आती है। दोस्तों, क्या आपने शहतूत के पेड़ देखे हैं? हाँ, सही कह रही हो दीदी। दादी ने बताया था कि रेशम के कीट सिर्फ शहतूत के पत्ते खाते हैं, इसीलिए इसी के पेड़ पर रहते हैं। बड़े नकचढ़े होते हैं। देखो दीदी, यहाँ देखो, ये कुछ अंडे भी हैं। रीना, चल हम एक प्रयोग करते हैं। सच में दीदी, बताइए ना, कैसा प्रयोग? चल, हम दादी से 2 गत्ते के बक्से लेते हैं। फिर एक बक्से में मैं कुछ अंडे रख देती हूँ और एक बक्से में तुम कुछ अंडे रख देना। फिर हम उनको पेट भर के शहतूत के पत्ते खिलाएंगे। वाह दीदी, यह तो हमारे अपने पालतू कीड़े हो जाएंगे और हम इनके जीवन चक्र के बारे में भी सीख सकेंगे। दीदी, इन इल्लियों के अंडों को ध्यान से उठाना। माया बहुत ध्यान से कुछ टहनियों को काट लेती है और पहले बक्से में रख देती है। चल रीना, अब इन छोटे छोटे अंडों को भी अपने अपने बक्से में रख देते हैं। दीदी, यह अंडे कितने दिनों में इल्ली बन जाएंगे? अब हम स्वयं ही देख लेंगे रीना कि रेशम के कीट के अंडों से कितने दिन में इल्ली बाहर निकलती है। दोनों बहनें अपने अपने बक्से में बहुत सावधानी से कुछ काले रंग के अंडों को रख देती हैं। मैं अपने बक्से को यहीं बाहर रख देती हूँ। और मैं अंदर रख देती हूँ। अगले दिन। दीदी, क्या कुछ हुआ आपके बक्से में? अरे रीना, इतनी जल्दी थोड़ी ना, कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे। अच्छा दादी, 2 से 3 हफ्ते? रीना और माया रोज उन अंडों से इल्लियों के आने का इंतजार करती हैं। 2 हफ्ते बाद। दीदी देखो, मेरे बक्से में जो अंडे थे, उनमें से छोटी छोटी इल्लियां बाहर आ रही हैं। मैं जल्दी से जाकर शहतूत की हरी पत्तियां ले आती हूँ। पर मेरे बक्से में जो अंडे हैं, उनमें से तो इल्लियां नहीं निकली। तुमने अपना बक्सा बाहर गर्म वातावरण में रखा था और मैंने अंदर, है ना? हाँ दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडों से इल्ली को बाहर आने के लिए गर्म वातावरण चाहिए होता है? हाँ रीना, ऐसा ही लगता है। तितलियों के अंडों को भी तो एक गर्म स्थान की आवश्यकता होती है। चल, मैं भी अपना बक्सा बाहर रख देती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 हफ्ते बाद। मैंने अभी अभी उन इल्लियों को देखा दीदी, वे सारी पत्तियां खा गई हैं। मुझे लगता है हमें और पत्तियां डालनी पड़ेंगी। दोनों बहनें रोज दोनों बक्सों का निरीक्षण करती हैं। माया के बक्से में भी गर्म वातावरण में रखने से अंडों में से इल्लियां निकल आई थीं। और कुछ 1 हफ्ते बाद। ये देख रीना, तेरे बक्से वाली इल्लियां खा खा के कितनी मोटी हो गई है, और मेरे बक्से वाली इल्लियां तो अभी भी दिन भर बहुत सारे पत्ते खाती रहती हैं।
दोनों बहनें हंसने लगती हैं। 2 और हफ्ते बाद। दीदी ये देखो, मेरे बक्से में ये इल्लियां कोकून जैसी बन गई हैं। मुझे याद है जब कक्षा 4 में हमने तितली का जीवन चक्र समझा था, तो इल्ली ऐसे ही कोकून में बदल जाती है। रुक रीना, मैं अपनी विज्ञान की पुस्तक लेकर आती हूँ। ये देखो रीना, यहाँ इस चित्र के अनुसार रेशम का कीट अपने आसपास एक जाल बुन लेता है और कोकून में बदल जाता है। देखो दीदी, ये कोकून इन पत्तों की टहनियों से जुड़ गए हैं। क्या ये इनके जीवन चक्र की एक और अवस्था है? हाँ रीना, ऐसा ही लगता है। चल अब हम रोज मेरे बक्से का निरीक्षण करेंगे। देखते हैं कि इल्ली कोकून में कैसे बदलती है। दोनों बहनों ने रोज माया के बक्से का ध्यान से निरीक्षण किया। 1 हफ्ते बाद। दीदी दीदी, ये देखो, इल्लियां कैसे अपना सर एक सिरे से दूसरे सिरे तक हिलाकर कुछ धागे जैसा निकाल रही है। चल दादी से पूछते हैं। दादी ये देखिए, ये इल्लियां ऐसा क्यों कर रही हैं? बेटा, ये इल्ली अपने आसपास कोकून बुन रही हैं। हाँ, और ये 8 अंक के जैसे अपना सिर हिला रही हैं। क्या ये धागों जैसी तार ही रेशम होती है? हाँ बच्चों, इन रेशम के धागों से ही रेशम का कपड़ा बनता है। रुको, मैं तुम्हें अपनी एक बहुत खास रेशम की साड़ी दिखाती हूँ। वाह दादी, कितनी सुंदर साड़ी है। बच्चों, एक साड़ी बनाने के लिए हजारों कोकून की जरूरत होती है। बड़ी मेहनत लगती होगी ना दादी? हाँ बच्चों, रेशम के कीट का बहुत बड़ा योगदान है हमारे बुनाई उद्योग में। दादी, इन कोकूनों से रेशम को कैसे निकाला जाता है? बच्चों, रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कोकूनों का उपयोग किया जाता है। उन्हें धूप में रखा जाता है और पानी में उबाला जाता है। इस प्रकार से रेशम का फाइबर अलग होता है। क्या इन कोकूनों को उबाला जाता है? ये तो अच्छी बात नहीं है दादी। हाँ माया, सही कह रही हो, पर पता है आजकल एक नई प्रक्रिया की खोज हुई है। कैसी प्रक्रिया दादी? एक ऐसी प्रक्रिया जिससे बनाई जाने वाली सिल्क में रेशम के कीट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। इसे अहिंसा सिल्क कहते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। किसी रेशम के कीट को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी होकर ऐसी और प्रक्रियाओं की खोज करूंगी जिससे रेशम के कीटों को हानि नहीं पहुंचाई जाए। शाबाश बच्चों। अरे वाह, कितना मजेदार प्रयोग था ये। हमने रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्वयं अन्वेषण किया। ये जानना भी कितना दिलचस्प होगा कि रेशम के धागे से रेशमी कपड़ा कैसे बुना जाता है। माया और रीना अपने अपने बक्से का निरीक्षण करती रहीं, जब तक रेशम का कीट नहीं बना। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो के द्वारा रेशम के कीट के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी।
माया के सवाल की तरह मैं भी जानना चाहूंगी कि रेशम के धागे से रेशमी कपड़ा कैसे बुना। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं, और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना, ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ, कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद, और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरते। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी
दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी, सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। दोस्तों, मेरा नाम सानिया है और ये है मेरे बड़े भाई कबीर। कबीर भैया और मुझे कढ़ी चावल बहुत पसंद है। हाँ सानिया, मैं सोच रहा था कि आज हम दोनों मिलकर कढ़ी चावल पकाते हैं। हाँ, बहुत मजा आएगा। पर कबीर भैया, मुझे चावल पकाने तो आते हैं, पर कढ़ी नहीं। कोई बात नहीं सानिया, मैंने टीवी पर कढ़ी बनाने का तरीका देखा था। चिंता की कोई बात नहीं, हम मिलजुल कर कढ़ी बना लेंगे और मम्मी को भी खिलाएंगे। हाँ, हम जब भी कुछ बनाते हैं तो मम्मी बहुत खुश होती हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भैया, कढ़ी बनाने के लिए तो पहले दही जमाना पड़ेगा। क्या तुम्हें दही जमाना आता है? हाँ, उसमें क्या है, पहले दूध को उबालो, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दो। जब दूध ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ा दही का जावन डाल दो, बस। हाँ, पर दही जमने में अलग अलग मौसम में अलग अलग समय लगता है। जैसे गर्मी में दही जल्दी जमता है, पर सर्दी में दही जमने में अधिक समय लगता है। हाँ, क्योंकि गर्मी में तापमान अधिक होता है, पर सर्दी में तापमान कम होता है। सिर्फ यही कारण नहीं होते, जल्दी दही जमने के और भी कई कारण होते हैं। अच्छा, और क्या कारण होते हैं? सबसे जरूरी चीज के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, जो है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का इस प्रक्रिया में क्या योगदान है? अधिक गर्मी में सूक्ष्म जीव अधिक सक्रिय होते हैं, जिस कारण दही जल्दी जमता है। और हाँ,
आपने ध्यान दिया होगा कि जितना पुराना दही होता जाता है उतना ही वो खट्टा भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो तुम बताओ, तुम्हें कढ़ी कैसी पसंद है, ज्यादा खट्टी या कम खट्टी? मुझे तो कढ़ी ज्यादा खट्टी पसंद है। फिर तो हमें दही भी उसी हिसाब से जमाना होगा। हाँ, सही कहा भैया। चलिए फिर शुरू करते हैं दही जमाना। हाँ, चलो शुरू करें। अरे वाह भैया, हमारी कढ़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनी है। हाँ, सच में बहुत स्वादिष्ट है। दूसरे दिन अपना नाश्ता बनाते समय सानिया ने ब्रेड के टुकड़े को पास देखने पर पाया कि उसके सतह पर छेद है। आखिर ये छेद छेद से क्यों होते हैं? सानिया, ये छेद कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले हैं, जो कि सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट के द्वारा छोड़े जाते हैं। बैक्टीरिया? यीस्ट? हाँ, जब यीस्ट को ब्रेड के गूथे हुए आटे में मिलाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को उत्पादित करता है, जिससे गुथे हुए आटे में बुलबुले बन जाते हैं। जब इस गुथे हुए आटे से गैस निकल जाती है। क्या आप जानते हैं, यीस्ट आसानी से मिल जाने वाला सामान है। ये सूखी और जलयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है और इसे चीनी और गर्म पानी के साथ मिलाया जाता है ताकि खमीर बन सके। मम्मी, कल मेरी दोस्त खाने में इडली सांभर लाई थी। उसकी इडलियां बेहद मुलायम और फूली फूली थीं। उसने बताया कि इडली बनाने की प्रक्रिया भी कुछ इस तरीके की ही होती है। हाँ, इडली खमीर होने के कारण फूल जाती है। मम्मी, क्या आप मेरी मदद करेंगी इडली बनाने में? मैं देखना चाहती हूँ कि यह कैसे काम करता है। दोस्तों, क्या आप भी देखना चाहेंगे? अपने माता पिता की मदद लें और घर पर इडली बनाने की कोशिश करें। आप इसके लिए बाजार में उपलब्ध इडली के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इडली बनाने के अलग अलग तरीकों को देखें और एक एक तरीके की रिपोर्ट बनाएं कि आपको सबसे बेहतर कौन सा तरीका लगा और क्यों। सानिया और कबीर मम्मी के साथ घूमने गए थे। वहां उन्होंने एक भोजनालय में दाल, सब्जी, रोटी खाई। वहां पर खाने के साथ उन्हें सिरके वाली छोटी छोटी प्याज सलाद के तौर पर मिली, जो उन्हें बेहद स्वादिष्ट लगी। भैया, क्यों ना हम भी घर में सिरके वाली प्याज बनाएं? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। देखो, मैंने ये खाना बनाने की पत्रिका में इसे बनाने का तरीका ढूंढ लिया। अरे वाह! चलिए फिर जल्दी से बनाते हैं। हाँ, सबसे पहले हमें कुछ छोटी प्याज चाहिए, फिर कुछ कटे हुए चुकंदर चाहिए और कुछ हरी मिर्च चाहिए। और सबसे जरूरी सिरका चाहिए। बिल्कुल सही। अब क्या करना है? सबसे पहले छिली हुई प्याज लेनी है, उसमें पिसी हुई चीनी और नमक डालना है, फिर कुछ चुकंदर के टुकड़े और बीच से कटी हुई हरी मिर्च और फिर सिरका डालकर अच्छे से मिलाना है। चलो, अब हमारी सिरके वाली प्याज लगभग तैयार है। अब इसे एक शीशे के डिब्बे में रखकर रात भर के लिए छोड़ देंगे। हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें कैसे पता? हाँ, क्योंकि मम्मी ने अचार बनाते समय भी यही किया था। उन्होंने अचार में तेल और बाकी मसाले मिलाकर धूप लगने के लिए कई दिन तक बाहर रखा था। उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ अचार सिरका डालकर भी बनाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ये सिरका इसे न केवल अच्छा स्वाद देता है, बल्कि जल्दी खराब होने से भी बचाएगा। सिरके की वजह से इसमें सूक्ष्म जीव जल्दी नहीं पनप पाएंगे। ये चुकंदर क्यों डाला इसमें? क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है और दूसरा, ये इसे एक अच्छा रंग देगा। भैया, मैं खमीर बनाने की प्रक्रिया खुद करना चाहती हूँ। चलो, तो फिर एक प्रयोग करते हैं।
हमारी विज्ञान की अध्यापिका ने हमें करवाया था। हाँ भैया, चलो करते हैं। चलो, मैं एक गिलास को पानी से भर देता हूँ। तुम कुछ चीनी और 1 चम्मच ईस्ट को मिला दो। इसको 4 से 6 घंटे तक ढककर रखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, आप भी इसे घर पर करके देख सकते हो। भैया, यह सूक्ष्म जीव सच में हमारे दोस्त हैं। ये बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। सानिया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इन सब्जियों के छिलकों को कूड़ेदान में डालने में? जी मम्मी, पर क्यों ना हम इसे पुनः इस्तेमाल करें? कूड़े का पुनः इस्तेमाल? ये तुमने कहाँ सुना? आज हमारी टीचर हमें स्कूल के बाग में ले गई थी। हमने यह देखा कि कुछ कूड़ेदान बाग के आखिर में रखे हैं और माली उनमें सूखे और सड़ते हुए पौधों को इकट्ठा कर रहा है। पहले हमने सोचा कि यह कूड़ा है, पर हमारी टीचर ने हमें बताया कि यह कूड़ेदान खाद के लिए काम आते हैं, ताकि कूड़े से खाद बनाया जा सके। यह खाद हमारे पौधों को पोषण देंगे। टीचर ने बताया कि सूक्ष्म जीव यहाँ भी काम आते हैं। सारा कूड़ा जो हम कूड़ेदान में डालते हैं, वह सूक्ष्म जीव द्वारा खाद में बदला जाता है। हाँ, खाद में बहुत पोषण होता है। चलो मम्मी, हम भी पुनः इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कूड़े को पुनः इस्तेमाल करने के लिए उसे सूखे और गीले कूड़े में अलग अलग बांटा जाता है। गीला कूड़ा जैसे पत्तियां इत्यादि खाद के लिए इस्तेमाल होते हैं। सूखा कूड़ा जैसे कागज, प्लास्टिक इत्यादि का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। अच्छा सानिया, चलो कूड़े को पुनः इस्तेमाल करके खाद बनाते हैं। देखो भैया, मम्मी हमारे लिए खाद बनाने के लिए एक घड़ा लेके आई हैं। क्या हम खाद बनाएंगे? हाँ भैया, यह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए इन फल के छिलकों को घड़े में डाल देते हैं और कुछ सड़ने वाले पदार्थ डालते रहेंगे। दोस्तों, आप भी खाद बनाने की प्रक्रिया घर पर कर सकते हैं और देखिएगा कैसे सूक्ष्म जीव कूड़े को खाद में बदल देते हैं। इसके लिए आपको एक घड़ा ढक्कन के साथ लेना होगा और उसमें किचन का कूड़ा डालना होगा। याद रहे कि इस घड़े को ढकें जरूर और इसे घर के बाहर रखें, क्योंकि सड़ता हुआ कूड़ा गैस उत्पादित करता है, जिसकी महक बहुत गंदी होती है। इसमें किचन के कूड़े डालते रहें और हफ्ते में एक बार घड़े के सारे घटक को मिलाते रहें, जिससे कि सारे कूड़े का सही विघलन होता रहे। घड़े में जो घटक हैं, उनका 4-5 हफ्ते बाद निरीक्षण करिए और आपने अपने निरीक्षण में क्या पाया, ये अपनी कक्षा में बताइए। चलिए, हमने क्या पढ़ा इसे संक्षेप में समझते हैं। दही के सूक्ष्म जीव दूध को दही बनाने में मदद करते हैं। खमीर यीस्ट के कारण कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिससे ब्रेड को फुलाने के लिए बुलबुले बनते हैं। सूक्ष्म जीव कूड़े का सड़ाकर खाद बनाने में मदद करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पटना जू के आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत एपिसोड 2 में। आज जिस इनक्लोजर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो एवियरी केज है। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना जू भारत के एक लार्ज कैटेगरी जूज में से एक जू है और जो हमारा ये एवियरी है, इसमें हमने लगभग 8 से 10 वैरायटी के अलग अलग तरह के बर्ड्स को रखा है, फिजेंट्स को रखा है। और जो मेन बर्ड्स हैं कि रोजी पेलिकन है, मलाड है, बार हेडेड गूज है, ब्राह्मणी डक है,
इसके अलावा फिजेंट्स को भी, सिल्वर फिजेंट, पी फॉल, लेसा एडजुटेंट, इन सभी को रखा गया है जो अपने प्राकृतिक अधिवास जैसा यहाँ पे अनुभव करते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। इनके रहने के लिए एक झील का भी निर्माण है बीच में, जहाँ पे ये तैरते रहते हैं, पानी में डुबकी लगाते रहते हैं, गोते मारते रहते हैं। और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पे एक फव्वारे का भी इंतज़ाम किया गया, जो हमेशा फव्वारा चलता रहता है, जिससे कि पक्षी काफ़ी आनंद उठाते रहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं। इनकी जो संरचना जो इस एवियरी केज की है वो उनके जो नेचुरल हैबिटाट है उससे मिलता जुलता इसको बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं। जानवरों को यहाँ ब्रीडिंग के लिए अच्छी व्यवस्था करने के साथ साथ हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ये नेचुरली इसमें ब्रीड कर पाएँ और अंडे वगैरह दे पाएँ। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलाड का काफ़ी अच्छे संख्या में ब्रीडिंग हो रहा है और उनको हम लोग यहाँ पे नेचुरली भी वो हैच करते हैं या इंक्यूबेशन की आवश्यकता हो तो वो भी करते हैं। छोटा सा नर्सरी भी बनाया गया है जिसमें एक छोटा पॉन्ड है जिसमें उनको एक्लिमेटाइज किया जाता है ताकि वो बाहर निकल करके धीरे धीरे अपने प्राकृतिक अधिवास में और दूसरे चिड़ियाओं के साथ मिल सके, दूसरे बर्ड्स के साथ मिल सके। पक्षियों का जो बर्ड मेस होता है उसमें ज्वार, बाजरा, गेहूं, चीना, कौनी, लहसुन, प्याज, गेहूं इत्यादि हम लोग देते हैं छोटे छोटे पक्षियों के लिए। बड़ी मछली दिया जाता है पेलिकन के लिए और छोटी मछली जो है पेंटेड स्टोर और एडजुंटेड स्टोर इत्यादि के लिए दिया जाता है।
पटना जू में एक्सपेंशन में कोई और एक्टिविटी क्रिएट होगी तो हम लोग ये चाहेंगे कि वॉक इन की भी सुविधा बनाई जा सके, जिसमें दर्शक घूमते हुए अंदर एवियरी केज के अंदर आकर के बर्ड्स को देख पाएंगे, नेचुरल हैबिटेट में देख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए जानवर, एक नए इनक्लोजर के साथ। नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी BEPCDDprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।